नमस्कार, लाख टके की बात में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। इटावा में बन रहे केदारेश्वर महादेव मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को लेकर अखिलेश यादव के पोस्ट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर निशाना साधा। केशव मौर्य ने इसे एसपी और अखिलेश की अवसरवादी राजनीति बता दिया है। साथ ही लिखा कि आज राम भक्ति का दिखावा कर रहे हैं। 2027 में इनको ना तो हिंदू मिलेगा ना मुसलमान। देखिए, इटावा में अखिलेश यादव केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। अब इस मंदिर में मूर्ति की स्थापना को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट किया, जिस पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश ने भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रभु राम की अभिराम मूर्ति निर्माणाधीन श्री केदारेश्वर महादेव मंदिर इटावा। अखिलेश यादव के पोस्ट के बाद बीजेपी ने भी सोशल मीडिया पर फौरन पलटवार कर दिया। जवाब में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी पोस्ट में लिखा, बीजेपी के डर से पहले मंदिर बनवाना और अब प्रभु श्री राम लला की मूर्ति लगवाने की चर्चा करना, ये समाजवादी पार्टी की अवसरवादी राजनीति का नया चेहरा है। विडंबना ये है कि जिस सपा और सपाइयों के दामन पर राम भक्तों के खून के छींटे लगे हों, वे आज राम भक्ति का स्वांग रच रहे हैं। यदि वास्तव में आस्था का सम्मान होता और नियत सही होती तो श्री कृष्ण जन्मभूमि पर बनी ईदगाह को हटाकर भव्य मंदिर निर्माण की बात करते और बाबरी समर्थकों के खिलाफ भी आवाज उठाते। बीजेपी लगातार अखिलेश यादव और एसपी नेताओं पर सनातन और आस्था के अपमान के आरोप लगाती रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद अखिलेश यादव के दर्शन करने नहीं जाने पर भी बीजेपी लगातार हमलावर है। इसे लेकर ही केशव मौर्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दुविधा में फंसे सपा बहादुर और उनकी सपा ना तो राम भक्तों का विश्वास पाएगी और ना ही अपना कथित वोट बैंक बचा पाएगी। 2027 में इनको ना तो हिंदू मिलेगा और ना मुसलमान मिलेगा, तो केवल सफाई में स्थान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच छिड़े पोस्टर वॉर ने एक बार फिर भगवान राम के नाम पर सियासत तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और सीएम योगी आदित्यनाथ की माताश्री पर अभद्र टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासमी ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी है। मौलाना सलीम को बिहार से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से यूपी लाई। गिरफ्तारी के बाद में मौलाना ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए सीएम योगी और यूपी की जनता से माफी मांगी है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। सीएम योगी की मां पर विवादित टिप्पणी करने वाले मौलाना अब्दुल सलीम को बिहार के पूर्णिया से गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी एसटीएफ उसे बिहार से यूपी लेकर आई। गिरफ्तारी के बाद मौलाना ने हाथ जोड़कर अपने बयान के लिए माफी मांगी। मेरी स्पीच हुई थी, उसी बीच में मेरी जुबान से कुछ ऐसी गंदी बातें निकली। उत्तर प्रदेश के सीएम साहब के माता के लिए, जो मेरी ज़ुबान से नहीं निकलना चाहिए था। मैं अपने इस गलती का बिल्कुल हाथ जोड़कर अपने एतराफ़ करता हूं और अपने इस माफ़ी मांगता हूं कि आइंदा से ये गलती मुझसे नहीं होगी। मौलाना सलीम की तरफ से अपील की गई कि तमाम साथी अपनी स्पीच में ऐसी बात न कहें जिससे किसी को तकलीफ पहुंचे। उन्होंने सीएम योगी से भी माफ़ी मांगी है। ये पैगाम तमाम साथियों को देना चाहता हूं, देशवासियों को, कि अपनी स्पीच में, अपनी तकरीरों में ऐसी बात न कहें कि जिससे किसी व्यक्ति की या किसी धर्म की किसी को तकलीफ़ पहुंचे और फिर आपसी माहौल बिगड़े। तो अपने इस जुर्म का मैं दिल की उससे माफ़ी का तलबगार हूं कि मुझसे आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। और मैं खुसूसन उत्तर प्रदेश के सीएम साहब से भी माफ़ी का तलबगार हूं कि मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुंची है तो हमें माफ़ फरमा दें। मौलाना सलीम बिहार के अररिया जोकीहाट का रहने वाला है, जिसका AIMIM से भी गहरा नाता बताया जा रहा है। मौलाना ने सीएम योगी की मां, गौमाता और यूपी में गौहत्या विरोधी कानून को लेकर भड़काऊ बयान दिया था। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस,
तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर दो। मौलाना के इस बयान के बाद पूरे यूपी में आक्रोश फैल गया था और मौलाना के खिलाफ यूपी में 83 से ज्यादा थानों में FIR दर्ज की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर अमित शाह ने लोकसभा में जानकारी दी और राहुल गांधी और कांग्रेस पर नक्सलवाद के समर्थन का आरोप लगाया, जिसके बाद से विपक्ष का वार जारी है। कांग्रेस ने जहां नक्सलवाद को लेकर बीजेपी की मंशा पर ही सवाल उठा दिए हैं, एसपी ने इसे बीजेपी का हिडन एजेंडा बता दिया है। वहीं बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया। देखिए। लोकसभा में नक्सलवाद के खात्मे पर बयान के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं को नक्सलियों का समर्थक बताया। इंडिया गेट पर नारे लगे, कितने हिडमा मारोगे, हर घर से निकल लेंगे हिडमा। ये वीडियो को राहुल गांधी ने स्वयं ट्वीट किया है। कैसे बच सकते हैं? इन्होंने 70 से लेकर मार्च 26 तक नक्सलवाद का समर्थन किया है। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने पलटवार कर कहा कि ओछी राजनीति करना ठीक नहीं है। जो उसमें थे उसमें से कितनों को बंद किया आपने? आप तो गृह मंत्री हो। तो ये बातें जो है ना, इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। हमारे पार्टी ने अपने लोगों को खोया है। हमारी पार्टी का पूरा नेतृत्व खत्म हो गया था इसी मुहिम के अंदर। कांग्रेस का इतिहास हमेशा शहादत का रहा है। सरकार के नक्सलवाद खत्म करने के दावे पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह का कहना है कि ये सरकार का हिडन एजेंडा है। क्या नक्सलवाद खत्म करना के हिडन एजेंडा के पीछे आपको दिखाई नहीं देता? ये हिडन एजेंडा है वहां के खनिज संपदा पर निगाह सरकार की। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नक्सलवाद के लिए बीजेपी को ही दोषी ठहराया है। जब भाजपा की सरकार में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, भाजपा की सरकार थी, और उन्हीं के मुख्यमंत्री कार्यकाल में हमारे कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं को नक्सलियों ने मार दिया था। पूरी कांग्रेस पार्टी ही समाप्त हो गई थी छत्तीसगढ़ में। पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नक्सल को आगे बढ़ाई है, उनको पाली पोसी है। यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण ने कहा कि उन्हें खुशी है कि हम नक्सलवाद से मुक्त हुए हैं। विकास को तेज किया गया, जो अपराधी हैं उनका इलाज किया गया, और आज मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोग इस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलवाद की समस्या से बाहर निकल के आए हैं। इन राज्यों का विकास अब और तेजी के साथ में संभव होगा। केंद्र सरकार के नक्सलवाद खत्म करने के दावे पर जहां विपक्ष हमलावर है, वहीं बीजेपी का दावा है कि नक्सल प्रभावित राज्यों का अब और तेजी से विकास हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और बीजेपी नेता संगीत सोम ने मेरठ में अखिलेश यादव के पीडीए नारे पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि अब पीडी हट गया है, सिर्फ ए से अतीक, अपराध, अल्लाह और अखिलेश बचे हैं। संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने पलटवार कर कहा कि जब से हारे हैं तब से संगीत सोम बौखला गए हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बीजेपी नेता संगीत सोम ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर हमला बोला है। मेरठ में संगीत सोम ने अखिलेश के पीडीए पर तंज कसा। उन्होंने कहा, पीडी हट गया, सिर्फ ए बचा है। अतीक, अपराध, अल्लाह और ए से अखिलेश बचा है। पीडी हटा दिया गया, केवल ए रह गया है। ए से आतंकवाद, ए से अतीक अहमद, ए से अपराध, ए से अल्लाह और ए से अखिलेश यादव। बीजेपी नेता संगीत सोम के बयान पर एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने तीखा पलटवार किया और कहा, जब से संगीत सोम हारे हैं तब से बौखला गए हैं। ये पूरी तरीके से संगीत सोम जी की मानसिकता का प्रदर्शन है। जब से जनता ने उन्हें हराया है तब से वो बौखलाए हुए हैं। संगीत सोम ने फिल्म धुरंधर 2 को लेकर कहा कि मुझे घर घर में धुरंधर चाहिए। आप धुरंधर बनेंगे तो देश में बैठे आतंकवादी और गुंडे घर में ही ठोक दिए जाएंगे। पिक्चर में देखा होगा
लेकिन मुझे इस समाज में धुरंधर इसलिए चाहिए जो मेरे देश के अंदर आतंकवादी बैठे हैं, जो गुंडे बैठे हैं, उनके घर में घुस के मारने का अगर कोई काम करे, मुझे धुरंधर वो चाहिए साहब। संगीत सोम ने जहां अखिलेश के पीडीए को लेकर एक बार फिर हमला बोला है, तो वहीं समाजवादी पार्टी भी संगीत सोम पर पलटवार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक हुई है, जिसमें मायावती ने 2027 के लिए पार्टी के कामों की समीक्षा की और बीएसपी की बैठक में स्टेट और जिला कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के साथ 2027 के चुनाव प्रचार का शंखनाद भी बीएसपी करने वाली है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। लखनऊ में बीएसपी की अहम बैठक हुई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यूपी स्टेट और जिला कमेटी के पदाधिकारी शामिल हुए। 14 अप्रैल को बड़े स्तर पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती मनाने का निर्देश दिया। कि माननीय बहन जी का निर्देश हुआ है 14 अप्रैल को हम लोग बाबा साहब की जयंती, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सामाजिक पर्यटन स्थल गोमती नगर लखनऊ में है, वहाँ मनाने का काम करेंगे। इस दौरान क्या माना जाए कि बसपा भी अपना चुनावी बिगुल फूंकते हुए नजर आएगी? चुनाव की तो पूरी तैयारी हमारी हो रही है, बिगुल क्या फूंकना है। लगातार बहन जी के निर्देश पर हम लोग बूथ तक जा रहे हैं, पूरी तैयारी कर रहे हैं। आकाश आनंद जी के भी जो चुनावी कार्यक्रम है उन पर भी कुछ चर्चा? हाँ, माननीय बहन जी के निर्देश पर, जब बहन जी का आदेश होगा तो लगाया जाएगा। बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने एसपी पर तंज कसा और कहा कि 2027 के चुनाव के लिए कोई चुनौती नहीं है। कोई चुनौती नहीं होगी। बहुजन समाज का जनता गठबंधन तैयार हो गया, 7 वाले तर्ज पर फिर हम सरकार बनाने का काम करेंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी लगातार आपको बी टीम बता रही है। जो बी टीम है वो खुद दूसरे को बताता है। बीएसपी की बैठक में जमीनी और आर्थिक तौर पर मजबूत करने के कामों की समीक्षा की गई। साथ ही सर्व समाज में बीएसपी के जनाधार को बढ़ाने के टारगेट की भी समीक्षा हुई। अम्बेडकर की जयंती को बड़े स्तर पर मनाने का निर्देश दिया गया है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में एक बार फिर एक विशाल जनसभा की जाएगी, जिसके जरिए बसपा सुप्रीमो मायावती खुद चुनावी बिगुल फूंककर प्रदेश में अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगी। कैमरामैन मनोज शाही के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। और योगी सरकार ने किसानों को सौगात देते हुए रबी फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा कर दी है। चना, मसूर, सरसों और अरहर की खरीद के लिए रेट भी पिछली बार से बढ़ाकर घोषित किए गए। लखनऊ में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने लखनऊ में बताया कि 2 अप्रैल से 30 जून तक मसूर, चना, अरहर और सरसों की खरीद होगी। 2 केंद्रीय एजेंसियां नेफेड और साथ ही एनसीसीएफ, जबकि 4 राज्य स्तरीय यूपीपीसीयू और यूपीपीसीएफ, जैफेड और साथ ही यूपीएसएस खरीद करेंगे। भारत सरकार ने हमें मसूर की 6,77,000 मीट्रिक टन खरीद की अनुमति दी है और चना के खरीद के लिए 2,24,000 मीट्रिक टन का ये, और सरसों की खरीद 5,30,000 मीट्रिक टन की जाएगी। चना का एमएसपी 5875 रुपए प्रति कुंटल होगा। मसूर की एमएसपी 7,000 रुपए प्रति कुंटल और सरसों का 6200 रुपए कुंटल होगी। चना का खरीद 2,24,000 मीट्रिक टन, मसूर का 6,77,000 मीट्रिक टन। यह हमारा प्रयास होगा कि हम खरीदें। हमने इसके लिए डिमांड किया था भारत सरकार से और उन्होंने हमें अनुमति दी है। 5,30,000 मीट्रिक टन सरसों की खरीद होगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बनने से जेवर और उसके आसपास के इलाकों में बड़ा आर्थिक बदलाव देखने को मिल रहा है। पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से बदलाव हुआ है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों और जमीन मालिकों को भारी मुआवजा मिला है, जिससे बहुत से लोग अब महंगी गाड़ियां खरीदने लग गए हैं। देखिए,
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पिछले हफ्ते ही उद्घाटन हुआ है। आने वाले कुछ समय बाद यहां से फ्लाइट्स टेक ऑफ और लैंड करती हुई दिखाई देंगी। ये एयरपोर्ट यूपी को नई पहचान दे रहा है, जहां से विकास की उड़ान अब थमने का नाम नहीं लेगी, जिससे रोजगार के अपार अवसर तो पैदा होंगे ही, एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों की तकदीर भी बदलने लगी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन अधिग्रहण के बाद स्थानीय किसानों को अच्छा खासा मुआवजा मिला है, जिससे उनकी लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां संपन्नता खुशहाली नजर आ रही है। पहले जहां साधारण गाड़ियों का चलन था, अब लोग महंगी SUV खरीदने लगे हैं। ये शोरूम 1 साल पहले ओपन किया गया है। अगर सेल की बात करें तो लगभग कितनी सेल होगी हर महीने की? हर महीने की यहाँ से जेवर में 10 से 15 गाड़ियों की सेल होती है इस शोरूम से, और अभी 1 साल नहीं हुआ है इस शोरूम को। पहले यहाँ के लोग नोएडा दिल्ली जाते थे, उनके लिए अब सुविधा हो गई है कि घर पर ही उनको गाड़ियाँ मिल रही हैं देखने के लिए और खरीदने के लिए। किसान लोग ही आते हैं यहाँ पर ज़्यादातर SUV कार की डिमांड है, जिसमें आप फॉर्च्यूनर, हाई राइडर, ये सबसे प्रायोरिटी है इनकी। ऑटोमोबाइल डीलरों के मुताबिक सबसे ज्यादा मांग थार और फॉर्च्यूनर जैसी महंगी गाड़ियों की है। ये गाड़ियां अब सिर्फ ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं, बल्कि लोगों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुकी हैं। डीलरों का कहना है कि महंगी SUV खरीदने वाले कई खरीदार कैश पेमेंट यानी एक मुश्त भुगतान कर रहे हैं, जो पहले इस क्षेत्र में अमूमन कम देखने को मिलता था। इतना ही नहीं, कुछ परिवार तो एक से ज्यादा महंगी गाड़ियां भी खरीद रहे हैं। गाड़ी तो चाहिए ही, बिल्कुल बदल रहा है। अब गाड़ी तो इसलिए चाहिए कि पैसा तो आ ही गया है, तो कहाँ जाएंगे खेत देखने, कहाँ जाएंगे ज़मीन लेने, कैसे करेंगे? तो पैसा तो गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए ना। मतलब जमीन के बदले जमीन भी ली जा रही है और गाड़ी भी, मकान भी। मकान तो गवर्नमेंट भी दे रही है और जो प्रस्थापन है, बाकी गाड़ी तो चाहिए ही चाहिए। खासतौर पे अगर बात करें तो स्कॉर्पियो का क्रेज बहुत है, और उसके बाद थार, फिर इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ। और जिस तरीके से बातचीत में बताया भी गया कि जो डिमांड है वो बढ़ रही है और सप्लाई नहीं दे पा रहे, लिहाजा जो गाड़ियां हैं वो 2 से 2.5 महीने की वेटिंग के बाद मिल रही हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए कई ऑटोमोबाइल कंपनियों ने जेवर और आसपास के इलाकों में नए शोरूम खोलने शुरू कर दिए हैं। इससे ये इलाका धीरे धीरे एक उभरता हुआ ऑटोमोबाइल मार्केट बनता जा रहा है। ये बदलाव सिर्फ गाड़ियों तक सीमित नहीं है, ये पूरे क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में तेजी से हो रहे बदलाव का संकेत है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस तरह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बदल रहा है, ये उसका एक उदाहरण पेश करता है। ग्रेटर नोएडा से हिमांशु शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। एक अप्रैल 2026 से बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। 12 लाख तक की आय जहां टैक्स फ्री होगी, जबकि नया इनकम टैक्स एक्ट प्रभावी होगा। वहीं ATM निकासी पर चार्ज बढ़ेंगे और साथ ही ट्रेन टिकट रिफंड के नियम भी सख्त होंगे। जानिए इस रिपोर्ट में कि 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदल रहे हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कई बदलाव के साथ आ रहा है अप्रैल। टैक्स से लेकर ट्रेन टिकट तक बदलेंगे नियम। ATM निकासी पर भी बढ़ेंगे चार्ज। हर साल की तरह इस बार भी 1 अप्रैल अपने साथ कई बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। नया वित्तीय वर्ष 2026 और 27 शुरू होते ही बैंकिंग, टैक्स, गैस, ट्रैवल और रोजमर्रा के खर्च से जुड़े नियम बदल जाएंगे। इन बदलावों का असर सीधे आपकी जेब और बजट पर पड़ेगा। इनमें से कुछ बदलाव आपकी जेब को राहत देंगे, तो कुछ के लिए आपको थोड़ा ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। सबसे पहली बात नए टैक्स सिस्टम की। 1961 से चले आ रहे पुराने टैक्स एक्ट की जगह अब इनकम टैक्स एक्ट 2025 ले लेगा। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे उलझाने वाले शब्दों की छुट्टी हो जाएगी और इसकी जगह सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। दूसरा बदलाव जो होने जा रहा है वो है 12 लाख तक की कमाई पर नो टैक्स। नए टैक्स रिजीम में बड़ी राहत दी गई है। अब अगर आपकी सालाना आय 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। सेक्शन 87A के तहत रिबेट बढ़ाने से मिडिल क्लास को बड़ा फायदा मिलेगा। इसके साथ ही फॉर्म 16 की जगह नया फॉर्म ले लेगा।
अब तक इस्तेमाल हो रहे फॉर्म 16 और 16A की जगह 1 अप्रैल से फॉर्म 130 और फॉर्म 131 आ जाएंगे। इससे टैक्स रिपोर्टिंग और भी क्लियर और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पैन कार्ड के लिए सख्त नियम होने जा रहे हैं। पैन कार्ड बनवाने के नियम भी सख्त हो रहे हैं। अब केवल आधार कार्ड से जन्मतिथि का प्रमाण नहीं चलेगा। इसके लिए 10वीं मार्कशीट या पासपोर्ट जैसे दस्तावेज जरूरी होंगे। रसोई गैस और फ्यूल के दाम में बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। साथ ही सीएनजी, पीएनजी और एएफटी के दाम भी बदल सकते हैं, जिसका असर आपके रोजाना खर्च और हवाई यात्रा पर पड़ेगा। ट्रेन टिकट रिफंड का जो नया स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक 8 से 24 घंटे पहले कैंसिल करने पर सिर्फ 50% रिफंड, 24 से 72 घंटे पहले करने पर 25% की कटौती, 72 घंटे से पहले अधिकतम कैंसिलेशन चार्ज कटेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तेलंगाना से एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जहां पर एक फैक्ट्री में मिलावट के साथ में अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया जा रहा है। पुलिस ने छापेमारी करके मालिक को गिरफ्तार किया है। दिखाते हैं आपको। कहीं आपके घर में भी तो मिलावटी अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि मिलावटखोर चंद पैसों की खातिर लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। तस्वीरें तेलंगाना की एक फैक्ट्री से आई हैं, जहां अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाया जा रहा है। बड़ी मात्रा में बोरियों में अदरक और लहसुन रखा हुआ है। दावा है कि पेस्ट बनाने में मिलावटी सामान का भी इस्तेमाल किया जा रहा था। अदरक लहसुन पेस्ट जैसे रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीज में मिलावट कर इसे बाजार में बेचा जा रहा था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि पुलिस की टीम फैक्ट्री के अंदर पहुंचती है और जांच के दौरान कई संदिग्ध चीजें बरामद होती हैं। छापेमारी के दौरान पुलिस ने इसके मालिक को मौके से ही पकड़ लिया। पुलिस के मुताबिक सूचना के आधार पर फैक्ट्री में छापा मारा गया। बताया जा रहा है कि जांच में मिलावट की पुष्टि भी हुई है, जिससे लोगों की सेहत को नुकसान पहुंच सकता है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की तलाश में जुटी हुई है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि मिलावटी पेस्ट कहां-कहां सप्लाई किया जा रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।